तो रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? रिसोर्स प्लानिंग बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। फर्स्ट इज वी हैव टू आइडेंटिफाई और इन्वेंटरी बनानी होगी फॉर द रिसोर्सेज दैट प्रेजेंट इन द कंट्री। तो इसमें सर्वे करना पड़ेगा, मैपिंग, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्टिमेशन और मेजरमेंट करना पड़ेगा सारी रिसोर्सेज का। सेकेंड, हमें एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और रिसोर्स प्लानिंग की इम्प्लीमेंटेशन के लिए टेक्नोलॉजी, स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशन सेटअप करना पड़ेगा। थर्ड इज हमें रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स और नेशनल डेवलपमेंट प्लान को मैच करना होगा। तो हमारी रिसोर्स प्लानिंग हमारे जैसे वास्ट कंट्री के लिए और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे कुछ एरियाज में बहुत सारी रिसोर्सेज हैं और कुछ एरियाज में बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट का भरमार है। अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्स है, बट वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की कमी है। राजस्थान में सोलर एंड विंड एनर्जी बहुत है, लेकिन वहाँ वाटर रिसोर्स की कमी है। लद्दाख में काफी कल्चरल हेरिटेज है, बट वहाँ मिनरल्स, वाटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इसलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल पे। लैंड रिसोर्सेज, हम लोग लैंड पर रहते हैं और उस पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, इसलिए हमारे लिए लैंड बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। इसमें नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होता है। पर क्योंकि लैंड एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, इसलिए इसका यूज हम सब कामों के लिए बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। इंडिया में लैंड बहुत से रिलीफ फीचर्स में मौजूद है, जैसे कि प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेटूज, जिसमें कि 43% लैंड प्लेन्स है। यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री के लिए फैसिलिटी है। 30% एरिया माउंटेन से कवर है, जहाँ से पेरिनियल वाटर के सोर्स है और टूरिज्म एंड इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी ये एरिया इम्पोर्टेंट है। और बाकी 27% प्लेटू रीजन है, जो कि रीजन रिच सोर्स है मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट का। लैंड यूटिलाइजेशन 2017 मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में लैंड रिसोर्सेज इन सब पर्पस में यूज हो रही है। जैसे फॉरेस्ट 23.3%, नेक्स्ट लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। इनमें दो तरह के लैंड आते हैं। पहला वो लैंड जो बैरन है और वो लैंड जो बिल्डिंग, रोड्स या फैक्ट्रीज बनाने के लिए यूज में आती है। नेक्स्ट और भी अनकल्टिवेटेड लैंड है, जिसमें परमानेंट पैस्चर्स आते हैं, लैंड जो ट्री और क्रॉप्स के लिए है, और वो लैंड जो 5 साल से कल्टीवेशन में नहीं यूज हुए हैं। एंड नेक्स्ट फैलो लैंड, इसमें वो लैंड आता है जिसमें एक या एक से कम ईयर में कल्टीवेशन नहीं हुआ, और फिर वो लैंड जिसमें 1 से 5 साल तक कल्टीवेशन नहीं हुआ। बाकी लैंड नेट सोन एरिया में आता है। तो हम आगे बढ़ने से पहले नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप एरिया में डिफरेंस जान लेते हैं। नेट सोन एरिया, जो जितना लैंड है आपके पास कल्टीवेशन के लिए, वो नेट सोन एरिया में आता है। अब कोई भी फार्मर एक क्रॉप्स तो उगाता नहीं है, वो साल भर समर में कुछ उगाता है तो विंटर्स में कुछ और उगाता है। तो एक ही प्लॉट पर उसने 2 क्रॉप्स उगाए हैं। तो जब हम ग्रॉस क्रॉप एरिया देखेंगे तो उसमें हम मेजर करेंगे कि फार्मर ने कितने एरिया में प्रोडक्शन किया है। तो इसमें हम लैंड को 2 बार मेजर करेंगे, क्योंकि उसने 2 क्रॉप्स उगाए हैं सेम प्लॉट पे, तो ग्रॉस क्रॉप एरिया होगा। इंडिया में टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 3.28 स्क्वायर किलोमीटर है और ये लैंड यूज डेटा है, जिसमें सिर्फ हमें 93% एरिया का पता है, क्योंकि बाकी एरिया की रिपोर्टिंग अच्छे से नहीं हुई है। ये वो एरिया है जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आता है, एक्सेप्ट आसाम एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का एरिया, जो पाकिस्तान और चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। हमारी इंडिया में जो लैंड रिसोर्सेज हैं जो हम यूज करते हैं, हमारी एक्टिविटीज के वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ एंड और उड़ीसा में जो डिफॉरेस्टेशन हुआ माइनिंग और कोरिंग के वजह से, उसमें लैंड डिग्रेडेशन हुआ, क्योंकि माइनिंग साइट को अबैंडन कर दिया जाता है और जब एक्सकवेशन कंप्लीट हो जाता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान
गुजरात और महाराष्ट्र में ओवर ग्रेजिंग मेन रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में लैंड डिग्रेडेशन ओवर इरिगेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जब डस्ट निकलती है एंड आफ्टर सम टाइम जब ये डस्ट सेटल हो जाती है लैंड में, तो ये वाटर को सॉइल के अंदर नहीं जाने देती है, जिसकी वजह से लैंड का वाटर पॉल्यूशन भी होता है। तो ये लैंड डिग्रेडेशन से कैसे बच सकते हैं? एफॉरेस्टेशन करना, ग्रेजिंग को मैनेज करना, शेल्टर बेल्ट्स को प्लांट करना, एरिड एरियाज में लैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करने के लिए थॉर्नी बुशेस लगाना, वेस्टलैंड्स को मैनेज करने के लिए माइनिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करना, इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंस को प्रॉपरली डिस्पोज करना। सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है। मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं तब जाके कुछ सेंटीमीटर डेप्थ का सॉइल बनता है, और ये सॉइल बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, जैसे रिलीफ यानी लैंड लोकेशन कैसी है उस पर डिपेंड करेगा सॉइल कैसा होगा, पेरेंट या बेडरॉक कैसी है, क्लाइमेट जैसा है, बारिश, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कैसा है उस एरिया का, वेजिटेशन और अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ है या नहीं, और टाइम पे भी डिपेंड करता है सॉइल फॉर्मेशन। तो हमारे भारत में अलग अलग तरह के सॉइल हैं, जैसे अलुवियल सॉइल, ये सबसे ज्यादा एरिया में फैला हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल है, और इंटायर नॉर्दर्न प्लेन इसी सॉइल से बनी हुई है, जिनको बनाया है हिमालय से आती 3 विशाल नदियों ने, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये सॉइल गुजरात और राजस्थान और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी है। यहाँ इसलिए भी है क्योंकि यहाँ रिवर्स अपना डेल्टा बनाती है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। अलुवियल सॉइल में सैंड, सिल्ट और क्ले वेरियस प्रोपोर्शन में मिलता है। जैसे जैसे हम रिवर वैली से इनलैंड की ओर बढ़ते जाएंगे, सॉइल पार्टिकल्स का जो साइज है वो बड़ा होता रहेगा। साइज के अलावा एज के अकॉर्डिंग अलुवियल सॉइल को बांट सकते हैं। जो ओल्ड अलुवियल सॉइल है उसे बांगर कहते हैं, और जो न्यू अलुवियल सॉइल है उसे खादर। अलुवियल सॉइल बहुत फर्टाइल होता है, इसमें पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम होता है, जो सुगर केन, पैडी, व्हीट और पल्सेस के लिए अच्छा है। ब्लैक सॉइल, ये ब्लैक सॉइल इसे रेगुर सॉइल भी कहते हैं, और ये कॉटन प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह का सॉइल डेक्कन ट्रैप रीजन में होता है, जो कि लावा के बने होते हैं। इसमें मध्य प्रदेश का प्लेटू, सौराष्ट्र का रीजन, मालवा, छत्तीसगढ़ और कुछ एरिया गोदावरी और कृष्णा वैलीज के आते हैं। ये सॉइल एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल का बना हुआ है। इसमें बहुत कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करने की, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश और लाइम भी होता है, और इनमें डीप क्रैक्स आ जाते हैं गर्मी के मौसम में, जिसकी वजह से सॉइल एरिएशन हो जाता है। रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल उन एरिया में होता है जहां क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक और लो रेनफॉल होती है, जैसे कि डेक्कन प्लेटू और ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट है, और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मिडिल गंगा प्लेन के सर्दर्न और वेस्टर्न घाट में मिलता है। इस सॉइल में रेडिश कलर आयरन के वजह से होता है, और ये जब आयरन हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है तो सॉइल का कलर येलो हो जाता है। लैटेराइट सॉइल।
लैटराइट, ये लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है लेटर, और लेटर का मतलब होता है ब्रिक। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है, जहां ऑल्टरनेट वेट और ड्राई सीजन होते हैं। यहाँ बहुत तेज बारिश होने के वजह से इंटेंसली लीचिंग होती है, जिसकी वजह से डीप सॉइल होते हैं और ये एसिडिक होते हैं, और प्लांट न्यूट्रिएंट में भी डिफिशिएंट होते हैं, और ये सर्दर्न स्टेट में होते हैं, जैसे महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स के रीजन, उड़ीसा में, और वेस्ट बंगाल, और नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में टी और कॉफी ग्रो करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एरिड सॉइल, एरिड सॉइल रेड से ब्राउन कलर का हो सकता है। ये सैंडी टेक्सचर के होते हैं और बहुत सॉल्ट होता है इनमें। एरिड सॉइल, एरिड सॉइल रेड से ब्राउन कलर का हो सकता है। ये सैंडी टेक्सचर के होते हैं और बहुत सॉल्ट होता है इनमें। इनफैक्ट कुछ जगह तो इनमें सॉल्ट का कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि एवापोरेट करके सॉल्ट बनाया जाता है। ड्राई क्लाइमेट होने के कारण यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है और एवापोरेशन जल्दी होता है, जिसकी वजह से सॉइल में ह्यूमस और मॉइस्चर की कमी होती है। फॉरेस्ट सॉइल, ये हिली और माउंटेन एरियाज में होता है, जहाँ सफिशिएंट रेनफॉल होती है। एसिडिक, ये एसिडिक होता है और इसमें ह्यूमस का भी कंटेंट कम होता है। तो सॉइल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका भी इरोजन होता है, तो हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, तो हमें हमारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि हमारे आने वाली भी जनरेशन इन रिसोर्सेज का भरपूर यूज कर पाए। If you like the video, please hit the like button and do subscribe the channel.